नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय द्विवेदी, एमडी मेडिसिन, सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भिलाई 3 चरोदा से आपको संबोधित कर रहा हूं। आज हम डिस्कस करेंगे डेंगू फीवर। अभी बरसात का मौसम है, डेंगू बहुत फैल रहा है और इसलिए आज हम लोग डेंगू फीवर के बारे में बात करेंगे। डेंगू फीवर जैसे कि मालूम है कि वो डेंगू वायरस से होता है। ये मोस्ट प्रेवलेंट वेक्टर बॉर्न डिजीज है, वेक्टर बॉर्न इलनेस ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व का। वेक्टर मतलब मॉस्किटो, मच्छर है बीच में, मच्छर के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। जो असली मच्छर, इसका नाम है एडिस एजिप्टाई। एक और है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एडिस एजिप्टाई मच्छर जो है, जो सुबह और शाम को काटता है, वो इसका सब करता धरता है। और प्रॉब्लम यह है कि इसका ईयर राउंड ट्रांसमिशन हो सकता है, परंतु बरसात के दिनों में ज़्यादा। अब डेंगू फीवर के बारे में बात करेंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि 2.5 करोड़ लोग डेंगू के पॉपुलेशन रिस्क में है। डेंगू का 2.5 करोड़ दुनिया की आबादी, और ये आबादी कहाँ की है? ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है और 50 लाख से ऊपर केसेस डेंगू के हर साल होते हैं। और उसमें जो भी केस डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम में जाते हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसमें काफ़ी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी भी है। 100 से ज़्यादा कंट्रीज, जो कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पे यह पाया जाता है। इस बुखार को बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर, इसको बोलते हैं बोन क्रशर डिजीज। इतना दर्द होता है, इसको इसलिए बोला जाता है ब्रेक बोन। एक फ्लेवी वायरस है डेंगू, और मैंने बताया 100 से ज़्यादा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में, लेकिन मैक्सिमम जो गरीब वर्ग के कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका, पूरा अफ्रीका, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, तो मतलब इंडिया, मलेशिया, ये सब, फिलीपाइंस, ये इस जगह बहुत है। पहला इसका वो हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, पहला एपिडेमिक, पैंडेमिक, और उसके बाद बहुत एपिडेमिक्स हुए हैं, बहुत हुए हैं। अब ये डेंगू होता कैसा है? 2 प्रकार का होता है। एक तो एसिम्प्टोमेटिक, मतलब आपको आया, बुखार उखार आया, ठीक हो गया। 87% लोगों को करीब करीब ऐसे ही होता है। उस 13% लोग फंसते हैं बाकी चीज़ में। वो आप ऐसे बुखार आया, बदन दर्द किया, रूटीन दवाई लिया, जांच वाँच भी कुछ नहीं। लेकिन अगर आप सिम्प्टोमेटिक हो, मतलब आपको बुखार है, बदन दर्द है, आँखों में दर्द है, सिर दर्द है, और इतना तक तो ये ठीक है। लेकिन अगर आपको साथ में चकत्ते आ रहे हैं, है ना, अगर चकत्ते वगैरह आ रहे हैं और आपके नाक से खून जा रहा है और दाढ़ से खून जा रहा है ना, और पेशाब के लाल पेशाब हो रहा है, तो ये इसको बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू DHF। मतलब इसमें आपको बुखार के साथ ये सब चीज़ें भी आ गई हैं। और डेंगू हेमोरेजिक फीवर 2 प्रकार का हो सकता है। एक जिसमें आपका ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक ठाक है, तो वो तो चलो ठीक है, प्लेटलेट कम हुआ तो प्लेटलेट चढ़ाए और जैसे भी करके मैनेज कर लेंगे। लेकिन दूसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम बहुत, उसमें आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूरा कॉम्प्रोमाइज, आपको पल्स बीपी कुछ नहीं मिलता है। लोग, ज़्यादातर लोग इसी चीज़ से मरते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये एक स्मॉल एनकैप्सुलेटेड, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का वायरस है, RNA वायरस है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 4 सीरोटाइप्स हैं, DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4। अब इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। जैसे मैंने कहा DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4, उसमें DEN 2 सबसे खतरनाक है। तो जैसे आपको अगर DEN 2 डेंगू हुआ है, तो आपको DEN 2 का तो इम्यूनिटी आ जाएगा, लेकिन DEN 1, DEN 3, DEN 4 आपको फिर भी हो सकता है। मतलब एक आदमी को जीवन भर में 4 प्रकार के डेंगू के बुखार आ सकते हैं। तो ये एक बार डेंगू हुआ कि हमको अब डेंगू नहीं हुआ, इम्यूनिटी डेवलप हुआ, नहीं, सीरोटाइप हो सकता है, अलग होगा। आपको पहले DEN 2 हुआ और फिर बाद में DEN 1 हुआ।
तो ये वायरस का मैंने बताया आपको, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है और कोई भी सीरोटाइप का इन्फेक्शन लाइफ टाइम इम्यूनिटी देता है। जैसे डेन 2 एक बार हुआ तो आपके बदन में एंटीबॉडीज बन गए उसके अगेंस्ट में, फिर डेन 2 जब भी वो आएगा इन्फेक्शन तो एंटीबॉडीज जाके उसको खत्म कर देगा। लेकिन वही ये 4 हैं तो दूसरा वाला डेंगू भी हो सकता है आपको। और इसमें एक खासियत ये है कि डेंगू के चारों प्रकार में डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 लाइफ थ्रेटनिंग चारों के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो अब इस पे जाएंगे कि ये कैसे फैलता है। तो इसको एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट करता है। तो मच्छर ने आपको काटा, 5 मिलीमीटर का वो होता है, उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड जो है 3 से 14 दिन है। तो जैसे कि अगर आपको बुखार आया और आपको टेस्ट हो गया कि आपको डेंगू है तो आप मच्छरदानी में रहिए। आप ये कोशिश करिए कोई मच्छर जो इन्फेक्टेड नहीं वो आपको काट के कहीं दूसरे को ना फैलाए। दैट इज द इम्पोर्टेंस। इंक्यूबेशन पीरियड हो गया और टेक्निकली एक बार आपको डेंगू बीमारी हुई 7 दिन के बाद आप नॉर्मल वे में ठीक हो जाएंगे और 7 दिन के बाद या तो आप पूरा रिकवर करे जाएंगे, नहीं तो अब इसके बाद हम लोग जो बोलते हैं कैपिलरी लीकेज फेज आता है, मतलब खून वाला डेंगू हेमरेजिक वाला आता है, खून के चकते आते हैं, है ना, फेफड़े में भी पानी भर सकता है और एल्बुमिन कम हो जाता है। तो ये या तो 7 दिन में आप एकदम ठीक हो जाते हैं, अगर वो बढ़ते तो फिर आप लीकेज फेज में जाते हैं। तो डेंगू के मैंने बताया एडिस एजिप्टाई, ये है मॉस्किटो। और ये कहाँ पे रहता है? ये पानी में, इसके पूरे स्टेजेस पानी में ही डेवलप होते हैं। अगर पानी कहाँ है? डोमेस्टिक वाटर स्टोरेज जहाँ पे है ना, टैंक्स में, जार्स में, ड्रम्स में, कूलर्स में, और कहीं भी अगर पानी इकट्ठा है, छोटा सा प्लास्टिक का ग्लास भी अगर आपने घर के पिछवाड़े फेंक दिया और उसमें थोड़ा सा पानी है तो उसमें भी उसका लार्वा पनप सकता है। तो बेसिकली क्या हम लोग घर का आगे साफ करते हैं, घर का पिछवाड़ा भी देखिए। घर के पीछे की सफाई खासकर बरसात के दिनों में कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पानी में ही टायर ऐसे ही पड़ा हुआ है, यूज टायर, उसमें पानी जमा हुआ है बरसात में, उसमें वो पनपेगा। तो हम लोग को स्टैग्नेंट वाटर, पॉलीथीन बैग्स भी अगर फेंका हुआ है घर के पिछवाड़े में और उसमें पानी जमा है तो कहीं भी जहाँ भी रेन वाटर कलेक्ट होके अगर स्टैग्नेट रहा तो ये होगा। मैंने बताया उसका डंक तो 5 मिलीमीटर का होता है। तो क्या चीज़ है कि डिसाइड करता है कि ये कितना भीषण बीमारी आपको हो सकती है? सबसे पहले डेंगू 2 सेरोटाइप सबसे विरुलेंट है। डेंगू 2, डेन 2, तो डेन 1, 3, 4 है, लेकिन डेन 2 सबसे खतरनाक है। और आपको पहले से ही सर्दी खांसी बुखार है, वायरल फीवर है, साथ में डेंगू हो जाए तो अब वो और फैलता है। और 15 साल से छोटे बच्चे और बूढ़ों को काफ़ी विरुलेंट रहता है। और पहले से आपको अगर कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। महिलाओं को ज़्यादा ये सीरियसली अफेक्ट करता है। अब वो रेप्लिकेशन कैसे होता है? पहले मॉस्किटो के सलाइवा में ये रहता है, थूक में, वो आपको काटता है, वायरस जाता है, फिर वायरस क्या करता है, लिम्फ नोड्स जो भी हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड, इंग्वाइनल लिम्फ नोड और लिवर, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करता है। और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वो आपका लिम्फेटिक टिश्यूज और फिर उसके बाद खून में फैल जाता है। तो ये इसका पार्ट 1 है, हम में कैसे ये आता है, फिर वो खून में आ जाता है। मच्छर, अगर आपको डेंगू है फिर मच्छर आपको काटेगा तो मच्छर के मिड गट में जाता है, वहाँ मल्टीप्लाई करता है वायरस, फिर वो मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड्स में चले जाता है, वहाँ मल्टीप्लाई करता है, फिर वो मच्छर दूसरे को जाके काटेगा। इस तरह ये साइकिल चलते रहता है। डेंगू बुखार में एक तो अनडिफरेंशिएटेड फीवर, मतलब बुखार हुआ, बदन दर्द हुआ, ठीक 7 दिन बाद ठीक हो गया, आराम किया। फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर मैंने बताया कि बुखार तो है ही, बदन दर्द है, सिर दर्द है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन है और साथ में चकते चकते दाग हैं। और फिर जब हम लोग जांच कराएंगे तो प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम आ रहा है।
है ना, लिम्फोपीनिया है, मतलब लिम्फोसाइट्स जो है उनका भी वो कम हो गया है, लिम्फोसाइट्स। और डेंगू हेमोरेजिक फीवर के बाद, हेमोरेजिक फीवर में वही नाक से खून जा रहा है और लाल पेशाब हो रहा है, और उसके बाद फिर जाते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम में। डेंगू शॉक सिंड्रोम में मतलब पल्स बीपी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ये सबसे सीरियस कंडीशन है। जो अनडिफ्रेंशिएटेड केसेस है, मैक्सिमम केसेस हैं कि वो थोड़ा सा मतलब जैसे 87% लोगों को ऐसे आया, बुखार आया, बदन दर्द हुआ, ये उन्होंने कुछ दवाई वाई खाई, शायद टेस्ट भी नहीं कराया और उसके बाद वो ठीक हो गए। लेकिन क्लासिकल जो डेंगू फीवर है तो बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, मसल और जॉइंट पेन ज़बरदस्त होता है। चिकनगुनिया में शायद ज़्यादा होता होगा, लेकिन इसमें भी ज़बरदस्त, इसको बोन क्रशिंग फीवर इसीलिए बोलते हैं। फिर उल्टी लगेगी, उल्टी, नौशिया, वॉमिटिंग, और फिर रैश चकते दाग आ जाएंगे आपको। और फिर जैसे सब कंजंक्टाइवल हैमरेज आ जाएगा, यहाँ आँख के ऐसे करके देखेंगे तो सब कंजंक्टाइवल हैमरेज है। और रेट्रो ऑर्बिटल पेन है, ऐसे रेट्रो ऑर्बिटल पेन। तो ये आपका डेंगू फीवर हुआ। और हेमरेजिक में तो हमने बताया, स्किन में हेमरेजेस आ जाते हैं ना, जिंजाइवल ब्लीडिंग, गम से ब्लीडिंग होती है, नाक से ब्लीडिंग होती है, पेट में ब्लीडिंग होती है। पेट में ब्लीडिंग होती है, अगर आपको उल्टी होगी तो खून की उल्टी होगी, अगर उल्टी नहीं होगी तो खून जब नीचे जाएगा तो उसको मेलिना बोलते हैं, मतलब काले रंग की टट्टी होती है, बाल, काले बाल जैसा टट्टी होती है। और अगर स्त्री है और उसको महीना चल रहा है तो उसका महीना बहुत फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्राइटेरिया क्या क्या डेंगू हेमोरेजिक फीवर का है कि बुखार, रिसेंट बुखार होना चाहिए, और प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम है ना। और एक बोलते हैं, एक यह एलिवेटेड हीमेटोक्रिट, खून गाढ़ा हो जाता है, एलिवेटेड हीमेटोक्रिट वो मिलता है, एल्बुमिन कम मिलता है, बताएं यहाँ पे फेफड़े वगैरह में पानी भर जाता है। और डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या, आपको डेंगू हेमोरेजिक फीवर है और फिर सर्कुलेटरी फेलियर है, ना पल्स मिल रही ना बीपी मिल रही, ये इसी से जान जाती है, आपको बहुत सारी दवाइयाँ लगानी पड़ती है। और हम लोग डेंगू हेमोरेजिक फीवर को 4 ग्रेड में भी करके रखे हैं। ग्रेड 1 में फीवर है, और एक टोर्निकेट टेस्ट बोलते हैं, जो ब्लड प्रेशर का हम लोग मापते हैं उसका टोर्निकेट टेस्ट बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी के बीच में उसको 5 मिनट तक रखते हैं, फिर उसको हटा के देखते हैं कितने पेटिकल हैं। अगर 12 हैं, 12-10 से ज़्यादा हैं तो मतलब डेंगू है। और फिर ग्रेड 2 में क्या है, ग्रेड 1 वाला है लेकिन साथ में स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग है, नाक से खून जा रहा है, गम से खून जा रहा है। ग्रेड 3 में फिर अब वो आ जाता है कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। और ग्रेड 4 में तो शॉक है, मतलब चाहे कुछ भी कर लो बीपी पल्स आ ही नहीं रही है। तो डेंजर साइंस क्या होते हैं? डेंजर साइंस होते हैं बहुत पेट दर्द हो और उल्टी ही उल्टियाँ हो रही हो, और एकदम 103 बुखार है और फिर सीधा एकदम नॉर्मल या नॉर्मल से भी कम हो जाए, है ना। और बिल्कुल मरीज बिल्कुल रेस्टलेस रहता है। और अनयूजुअल प्रेजेंटेशन में है कि वो उसको सीवियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज भी हो सकता है, मतलब खून की उल्टियाँ हो सकती हैं, और फिर लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। ये सब भी हो सकता है डेंगू फीवर में, सीवियर डेंगू फीवर में। और ब्रेन में भी एन्केफेलाइटिस भी होता है, तो उसमें क्या है, मरीज थोड़ा बेहोशी टाइप का रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, और उसको झटके भी आ सकते हैं। तो मतलब कुछ भी हो कर सकता है डेंगू। और फिजिकल फाइंडिंग तो मैंने बताया है कि जो सर्वाइकल लिम्फ नोड है, एक्सिलरी लिम्फ नोड है, इंग्वाइनल लिम्फ नोड है, ये बड़े हो जाते हैं। सब कंजंक्टाइवल हेमरेज आ जाता है, मैकुलर और मैकुलोपैपुलर रैश आ जाता है। अब जांच क्या क्या करते हैं? जांच करते हैं उसमें, जैसे हम लोग देखते हैं कि ल्यूकोपीनिया है ना, वाइट ब्लड सेल्स कम है, ल्यूकोपीनिया है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम है, और 20,000 से कम अगर हुआ तो इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, फिर तुरंत हमको प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा। और फिर हम लोग टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट में क्या करते हैं कि जैसे एक तो हम लोग ये RT-PCR टेस्ट है, आपने सुना, आपने बहुत बार जब भी रिपोर्ट देखा होगा किसी में, NS1 पॉजिटिव, IgM पॉजिटिव, IgG, तो मतलब IgG, IgM एंड NS1 है। NS1 इज
कि डेंगू एंटीजन पॉजिटिव है। IgM, एम फॉर महाराष्ट्र, IgM अगर पॉजिटिव है मतलब आपको अभी हाल में ही इन्फेक्शन हुआ है। IgG जो है ये बहुत टाइम लगता है इसको, जब आपको इन्फेक्शन होता है तो उसके बहुत बाद में ये डेवलप होता है बहुत सालों तक। G फॉर गुजरात। तो IgG पॉजिटिव का ये मतलब नहीं कि आपको अभी डेंगू हुआ, आपको पहले आप खुश होइए सिर्फ IgG पॉजिटिव है, बढ़िया यार पहले हुआ था। लेकिन IgM इज वो, और उसके बाद कुछ और स्पेसिफिक टेस्ट है, वैसे तो हम लोग करते नहीं है, उसको बोलते हैं हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन एस्से, HI, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन बड़े शहरों में शायद बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में रहता होगा। और टोर्निकेट टेस्ट तो मैंने बताया ही है कि 5 मिनट तक करते हैं, और अगर 20 से ज़्यादा पेटीके है तो मतलब डेंगू आपका सीरियस प्रॉब्लम है। तो क्यों डेंगू होता है? बड़ा सिंपल है साहब, ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन है ना। आप देखो शहरों में कितनी भीड़ है, कितने घर हैं, ड्रेनेज नहीं है। ड्रेनेज में हम लोग इतना कूड़ा फेंक के सब ड्रेनेज ब्लॉक्ड है, बारिश होती है सब पानी इकट्ठा हो जाता है, बस पानी इकट्ठा होगा तो डेंगू होगा, है ना। मॉस्किटो कंट्रोल इफेक्टिव नहीं, फॉगिंग, जो म्यूनिसिपैलिटी का काम है कि फॉगिंग वगैरह करते रहे, है ना। और हम लोग का जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स डीके में है, हम लोगों को साफ सफाई, जैसे घर के आगे बहुत साफ रखेंगे, घर के पिछवाड़ा देख लीजिए तो सब कचरा पड़ा हुआ है, बारिश होती है हर चीज़ कुछ भी पड़ा है उसमें पानी है और डेंगू का लार्वा है। बरसात शुरू होती है, कूलर का पानी ना आप निकालते हैं, निकाल दो ना भाई, बरसात खत्म हो गई, बरसात चालू हो गई तो, और कूलर का पानी जो है उसमें डेंगू का लार्वा पनपता है। अब हम ट्रीटमेंट पे आएंगे। ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है, हमको सपोर्टिव मेजर्स देना, हाइड्रेशन देना है। अगर लिवर डिसफंक्शन नहीं है तो क्रोसिन की गोली देंगे, और अगर डेंगू हेमोरेजिक फीवर है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर विद शॉक है तो IV फ्लूइड देंगे, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देंगे, है ना। कुछ लोग स्टेरॉइड्स देते हैं लेकिन उसका कोई खास इफेक्ट आया नहीं है। राइबावेरिन को बोलते हैं कि अच्छा ड्रग आ रहा है, उसको प्रमोट कर रहे हैं राइबावेरिन को। और एक और ड्रग है कार्बाजोक्रोम सोडियम सल्फेट, है ना। तो ये भी एक कुछ दवाइयाँ, लेकिन ऐसा खास दवाइयाँ नहीं है। कुछ ट्रेडिशनल और इमर्जिंग ट्रीटमेंट्स मैं बताऊंगा। एक तो ये देखा गया कि माइक्रोफेनोलोइक एसिड और राइबावेरिन डेंगू का मल्टीप्लिकेशन रोकता है ना। माइक्रोफेनोलिक एसिड एंड राइबावेरिन। ब्राज़ील में क्या करते हैं, उन्होंने कैट्स क्लॉ हर्ब कहा एक है, उसको देखा गया कि इफेक्टिव है, कैट्स क्लॉ हर्ब। मलेशिया में एक नेचुरल मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसका नाम है मास अमीरथा और सेमालू, है ना, मास अमीरथा एंड सेमालू। और फिलीपाइंस में क्या है, तवा हर्ब्स और स्वीट पोटैटो का जूस, ये ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट भी लोग कर रहे हैं। वैक्सीनेशन बड़ा क्लियर कट है, अभी तक कोई करंट डेंगू वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन एक बना है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइव एटेन्यूएटेड डेंगू वैक्सीन, CYD-TDV, डेंग वैक्सिया नाम से है, 2015 से काफ़ी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें मरीज को एक बार पहले डेंगू हुआ हो, प्रूफ हो, IgG पॉजिटिव हो या पुराना उसके हिस्ट्री में है कि इसको डेंगू हुआ है, उसी को ये दे सकते हैं। किसी और को जिसको बिल्कुल कभी भी डेंगू नहीं हुआ है, उसमें देखा गया ट्रायल्स में कि उनको ये इंजेक्शन लगाने से उनको और खतरनाक डेंगू हो रहा था जब भी डेंगू होता है। तो ये सिर्फ उनके लिए है जिनको एक बार डेंगू हो चुका है। अभी और बहुत सारे वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ये डेंग वैक्सिया का प्रॉब्लम बस यही है, अगर आप सोचते हैं कि वैक्सीनेशन हम करा सकते हैं, लेकिन आपको एक बार डेंगू पहले हो चुका होना चाहिए और उसका एक प्रूफ होना चाहिए। मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कितने, देखिए ऐसा है, डेंगू शॉक सिंड्रोम में तो काफ़ी लोग 50% से ज़्यादा अगर अच्छे से ट्रीट नहीं किए तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में तो काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है, और ढंग से अच्छी जगह इलाज हो तो उतना मॉर्टेलिटी नहीं है। प्रिवेंशन सबसे ज़रूरी है, प्रिवेंशन, हम डेंगू को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो क्या है कि जितने वाटर स्टोरेज कंटेनर हैं वहाँ पे लार्वल स्टेज में उनको फॉगिंग करके मारा जाए।
और कुछ एक फिश है गैम्बूजिया, ये उसके डेंगू के पूरे लार्वे खा जाता है ना। इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कंटेनर्स, इंसेक्टिसाइड से हम लोगों को करना चाहिए। स्प्रे स्प्रेइंग विद फॉगिंग बहुत ज़रूरी है। और हम लोग को पानी का जमाव रोकना है। हम लोग को अपनी म्यूनिसिपैलिटी को बोलना है कि सब नालियाँ अच्छे से, कोई क्लॉग ना रहे। जब समर रहता है तो सब नालियों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, ताकि जब बरसात आए तो सब पानी बह जाए, कहीं पानी रुके ना, है ना। ये एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। और वही है रैपिड अर्बनाइजेशन, शहरों में इतना भीड़ हो गया, इतने मकान हो गए, मकान पे मकान पे मकान, ड्रेनेज का कोई व्यवस्था नहीं है। और जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी भी बहुत सारा उसका करना चाहिए। और बड़ा अच्छा चीज़ है कि मॉस्किटो को 7 दिन लगते हैं एक लाइफ साइकिल पूरा करने में, है ना। और इसका पहला 3 स्टेज है एग्स, लार्वा, प्यूपा। ये पानी में होता है, एग्स, लार्वा, प्यूपा। तो अगर आप स्टैग्नेंट वाटर को ही ट्रीट कर दिए तो आपका डेंगू कम हो जाएगा। स्टैग्नेंट वाटर को हटाना है, जहाँ है वहाँ फॉगिंग करना है। तो उसका पहला 3 स्टेज जब लार्वा रहेगा ही नहीं तो फिर डेंगू फैलेगा कहाँ से। क्या क्या नहीं करना चाहिए अगर डेंगू है? एस्पिरिन, ब्रूफेन नहीं देते बुखार के लिए, क्रोसिन भर देते हैं, एस्पिरिन, ब्रूफेन नहीं देते हैं। और प्लेटलेट तभी चढ़ाते जब प्लेटलेट काउंट कम से कम 20,000 तक पहुंच जाए। उसके एक मान लो 80,000 में, जैसे कि हमारे यहाँ दुर्ग भिलाई में जब पैंडेमिक हुआ था ना, तो मरीज के अटेंडेंट एकदम पीछे पड़े, साहब 80,000 हो गया, साहब चढ़ा दो। नहीं, यू डोंट रिक्वायर, आपको देखना पड़ेगा। और कुछ ब्लीडिंग टेंडेंसी, डेंगू हेमोरेजिक फीवर वगैरह कुछ आ रहा है तो आप कर सकते हैं, है ना। एंटीबायोटिक का खास कुछ काम नहीं है। डेंगू से बचा जा सकता है अगर हम अपना साफ सफाई पे ध्यान दें। हम लोग अपने नाले सबको गर्मियों में अच्छे से उनको खुलवा के रखें, कचरा इधर उधर न फेंकें, घर का आगे पीछे सब लोग सफाई रखें, तो डेंगू से बचना आसान है। और सबसे ज़रूरी क्या है कि मॉस्किटो ब्रीडिंग प्रिवेंशन मैंने बता दिया है, और पर्सनल मॉस्किटो बाइट प्रोटेक्शन, मच्छरदानी में सोइए। और खासकर जिसको डेंगू हो गया उसको तो अगर वो घर में ही है 24 घंटे घर में मच्छरदानी के अंदर रहे। कोई पहले 7-8 दिन उसको कोई मच्छर ना काटे, क्योंकि वो मच्छर काटेगा बाहर जाएगा किसी और को फैलाएगा। और हम लोग को एक्टिव मॉस्किटो वायरस सर्वेलेंस करना चाहिए। बस डेंगू के बारे में इतना ही। नमस्कार।